दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के एग्जाम बूस्टर श्रृंखला में इस वीडियो में प्रस्तुत है अंतर्राष्ट्रीय संबंध और विदेश नीति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 4, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे पीजीटी प्रवक्ता, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं राजनीति विज्ञान के एग्जाम बूस्टर श्रृंखला में अंतर्राष्ट्रीय संबंध और विदेश नीति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का एग्जाम बूस्टर। पहला प्रश्न है दोस्तों, वह कथन जो चीन की नीति हथेली और 5 अंगुलियों के सिद्धांत के बारे में सही है। तो इसमें भूटान और नेपाल शामिल हैं और अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख शामिल हैं। तो दोस्तों, ये कथन चीन की हथेली और 5 अंगुलियों के सिद्धांत के बारे में सही है। अगला प्रश्न सही सुमेलन करना है। विमानों में किए गए अपराध और कतिपय अन्य कृत्य संबंधित कन्वेंशन टोक्यो, ये 1963 में। नागर विमानन की सुरक्षा के विरुद्ध विधि विरुद्ध कार्य निरोध संबंधित कन्वेंशन मॉन्ट्रियल 1971 का है। और आतंकवादी गोलीबारी निरोध संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन 1997 और आतंकवाद के वित्त पोषण निरोध संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन 1999 में हस्ताक्षरित किया गया था। अगला प्रश्न है, उदारीकरण के सकारात्मक प्रभाव क्या हैं। तो विदेशी निवेश और बढ़ा हुआ उत्पादन तथा प्रौद्योगिकी की उन्नति, ये उदारीकरण के सकारात्मक प्रभाव हैं। अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीयकरण से तात्पर्य क्या है। तो वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन, ये अर्थव्यवस्था के अंतर्राष्ट्रीयकरण से संबंधित है, जिसमें सभी प्रकार के जो आर्थिक स्तर पर जो नियम कानून बाध्यताएं होती हैं वो समाप्त कर दी जाती हैं और इकॉनमी को पूरी दुनिया से बाजार के रूप में खोल दिया जाता है। बाजार अर्थव्यवस्था पर बल देता है क्या। तो वैश्वीकरण बाजार अर्थव्यवस्था पर बल देता है। अगला प्रश्न है, एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो राष्ट्रों के बीच विश्व व्यापार के नियमों से संबंधित है। तो ये WTO यानी विश्व व्यापार संगठन है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है। तो जेनेवा में है। और कानूनी दृष्टिकोण से मुलायम कानून बुलाते हैं किसको। तो विकास के अधिकार को सॉफ्ट रूल या सॉफ्ट लॉ कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जब कूटनीति समाप्त होती है तो युद्ध आरंभ होता है, ये कथन किसका है। ये एडोल्फ हिटलर का कथन है। और कौन सा देश अपने जो उसके सुख का मानक है वो प्रसन्नता सूचकांक में है। तो ये भूटान है। अगला प्रश्न है, वह अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसने राज्यों को पहली बार ग्रीन हाउस उत्सर्जन की कटौती पर वैधिक रूप से बाध्य लक्ष्य दिए थे। तो ये क्योटो प्रोटोकॉल 1997 है। जस इन बेलो पद का अभिप्राय क्या है। तो उत्तर है, युद्ध का उचित संचालन जस इन बेलो कहा जाता है। भारत में सबसे बड़ा G20 निवेशक देश कौन सा है। तो ये यूनाइटेड किंगडम है। फ्लाइंग 20 जो टर्मिनोलॉजी है, इसका संबंध किस संस्था से जुड़ा हुआ है। तो ये आसियान से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, हैंस जे मार्गेनथाउ जो कि यथार्थवाद के जनक हैं, उनके द्वारा लिखित पुस्तक का पूर्ण शीर्षक क्या है। तो हम लोग जानते हैं पॉलिटिक्स एमंग नेशन, ये उनकी पुस्तक का शॉर्ट फॉर्म है। पूरा नाम है पॉलिटिक्स एमंग नेशंस द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के महासचिवों का व्यवस्थित क्रम। तो यहाँ पर देखिए, डैग हैमरशोल्ड, उसके बाद यूथांट, फिर कर्ट वाइल्डहाइम और उसके बाद बुतरस घाली का क्रम आता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शक्ति के उपयोग की तकनीक नहीं है क्या। तो विश्व संगठन में शामिल होना, ये राष्ट्रीय शक्ति के उपयोग की तकनीक नहीं है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सॉफ्ट पावर शब्द को गढ़ने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो जोसेफ नाई को। और क्लासिकी यथार्थवाद की परंपरा किसने शुरू की थी। थ्यूसिडाइस ने। WTO के संस्थापक व्यवस्था का उत्तराधिकारी क्या है। तो दोस्तों, व्यापार और प्रशुल्क पर सामान्य करार यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, इसी का जो है संशोधित रूप WTO है। इसी से गैट के द्वारा ही WTO का जो है गठन हुआ है। अगला प्रश्न है, पराश्रितता सिद्धांत के प्रमुख तर्क क्या हैं।
तो उपनिवेशों के विकास को श्वेत व्यक्ति के बोझ के रूप में देखा जाता है। दूसरा है विकसित पश्चिमी देश विभिन्न संसाधनों से पराश्रितता की स्थिति बनाए रखते हैं। अगला प्रश्न है खेल सिद्धांत या गेम थियरी से संबंधित सही अनुक्रम क्या है। तो सबसे पहले खेल, फिर चयन, फिर खिलाड़ी और साम्यावस्था, ये खेल सिद्धांत से संबंधित सही क्रम है। अगला प्रश्न है वे देश जो आसियान +3 में समाविष्ट किए गए हैं। तो ये चीन, जापान और दक्षिण कोरिया आसियान +3 में शामिल देश हैं। अगला प्रश्न है विश्व में सूचना के अधिकार को प्रारंभ करने वाला सबसे पहला देश कौन सा था। तो ये था स्वीडन। विकासशील देशों में उच्च लोक सेवाओं के मुख्य कार्य क्या हैं। तो विकास की नीतियों की संरचना में सहयोग देना, समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखना और सामाजिक परिवर्तन के उपकरण के रूप में कार्य करना, ये विकासशील देशों में उच्च लोक सेवाओं के प्रमुख कार्य हैं। अगला प्रश्न सुमेलन करना है। तो यहाँ पर देखिए सुमेलन आप इस तरह से कर सकते हैं। भारत रूस मैत्री संधि 1971 में हुई थी। पोखरण में भारत का प्रथम नाभिकीय परीक्षण 18 मई 1974 को। क्यूबा मिसाइल संकट ये 16 से 28 अक्टूबर 1962 में। और भारत के संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम को अपनाया जाना ये 1991 है। अगला प्रश्न है क्लब ऑफ रोम रिपोर्ट के पश्चात विकसित समृद्धि की सीमा सिद्धांत किससे संबंधित है। तो ये पर्यावरण से। कौन सा अधिकार मानव अधिकारों की दूसरी पीढ़ी में शामिल नहीं किया गया है। तो शिक्षा के अधिकार को दूसरी पीढ़ी में शामिल नहीं किया गया है। पर्यावरण संघर्ष समाधान के लिए आयोजित प्रमुख वैश्विक सम्मेलनों का सही क्रम क्या है। तो यहाँ पर देखिए दोहा सम्मेलन, वार्सा सम्मेलन, पेरिस सम्मेलन और वान सम्मेलन। अगला प्रश्न संधियां और वर्ष का सुमेलन करना है। साल्ट 2 यानी स्ट्रेटेजिक आर्म लिमिटेशन ट्रीटी 2 1979 में। पीटीबीटी यानी पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी 1963 में। शांति के लिए एकता प्रस्ताव यानी यूनिटी फॉर पीस जो है 1953 में। और आईएनएफ संधि 1987 में हस्ताक्षरित की गई थी। अगला प्रश्न है शांति की स्थापना के लिए बहुमार्गी राजनयिक विकल्प अपनाए जाते हैं, वे विकल्प कौन हैं। तो ट्रैक 1 सरकारी विचार विमर्श है, ट्रैक 2 गैर सरकारी वार्तालाप और तीसरा ट्रैक 3 है जन जन के माध्यम से जन जन के मध्य राजनय। ये शांति की स्थापना के लिए बहुमार्गीय जो डिप्लोमेटिक ऑप्शंस हैं ये अपनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है विश्व राजनीति में यथापूर्व स्थिति में फलीभूत होता है क्या। तो ये बैलेंस ऑफ पावर यानी शक्ति संतुलन। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित है। तो ये अनुच्छेद 51 है। मार्गेंथाउ के अनुसार राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है। तो राजनय है यानी कूटनीति। और परमाणु अप्रसार संधि से अलग होने वाला पहला देश कौन सा था। तो उत्तर कोरिया। एशिया का वह भाग जो दुनिया की छत के नाम से जाना जाता है। तो ये मध्य एशिया है। और दुनिया की छत अगर जो ऐसे देखा जाए तो पामीर के पठार यानी जो पामीर का पठार है उसको तिब्बत के पठार को कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र आम सभा द्वारा प्रथम निशस्त्रीकरण दशक घोषित किया गया था कब। तो 1970-80 को। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक सदस्य कौन नहीं था। तो फिदेल कास्त्रो जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्य नहीं थे। सार्क में कितने सदस्य और प्रेक्षक देश हैं। तो 8 सदस्य और 9 प्रेक्षक देश हैं। वर्तमान में देख सकते हैं कि सार्क के 8 सदस्य देश हैं। अफगानिस्तान को लास्ट में इसके 8वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है 1984 में यूनेस्को से हटने के बाद अमेरिका ने यूनेस्को की पुनः सदस्यता ग्रहण कब की थी। तो 2003 में। और अंतर्राष्ट्रीय कानून का मूल आधार क्या है। तो ये राज्यों की आम सहमति ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का मूल आधार है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नव यथार्थवाद का जनक किसे माना जाता है। केनेथ वाल्ट्ज को। यथार्थवाद के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का आधार क्या है। तो शक्ति के लिए संघर्ष। प्राचीन काल में इराक को किस नाम से जाना जाता था। तो आप जानते हैं मेसोपोटामिया के नाम से। सामरिक हथियार परिसीमन संधि प्रथम और द्वितीय पर हस्ताक्षर कब हुए थे। तो इसको आप साल्ट 1 और 2 कहेंगे। साल्ट 1 और 2। साल्ट 1 पर 1972 और साल्ट 2 में 1979 में हस्ताक्षर किए गए थे।
अमेरिका और सोवियत संघ के बीच। संचार सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है? तो कार्ल डायच या कार्ल ड्यूस को संचार सिद्धांत का जनक कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीयता के विकास का कारण क्या है? तो तृतीय विश्व युद्ध का भय अंतर्राष्ट्रीयता के विकास का कारण है। अगला प्रश्न है, हजारों तिब्बतियों के साथ दलाई लामा ने भारत में शरण की मांग कब की थी? तो 1959 में। अगला है, वह देश जिसने सबसे पहले यूएन के सदस्यता से अपने को अलग किया लेकिन फिर उसमें शामिल हुआ? तो ये इंडोनेशिया था। क्रूसेड युद्ध का मुख्य कारण क्या था? तो जातीय कारण था। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? वर्ष 1991 में। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में गेम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो मार्टिन कैपलान ने। और व्यवस्था सिद्धांत भी कापलान का ही है। अंतर्राष्ट्रीय कानून विधि शास्त्र का तिरोहित बिंदु है, ये कथन किसका है? तो ये हॉलैंड का कथन है। और शक्ति संतुलन के स्वर्णिम काल की समयावधि क्या है? तो ये 1815 से 1914 का समय शक्ति संतुलन का स्वर्णिम काल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, यथार्थवादी सिद्धांतकारों के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो रोनाल्ड नायबूर को। शीत युद्ध का पराभव इतिहास का पराभव था, ये किसने कहा? तो फ्रांसिस फुकुयामा ने कहा था। ये इसको इन्होंने इतिहास के अंत की जो है इतिहास के अंत शब्दावली का प्रयोग किया है। राष्ट्रीय हित की वृद्धि का साधन क्या है? तो कूटनीति, साम्राज्यवाद और युद्ध, ये सभी राष्ट्रीय हित में वृद्धि के साधन हैं। अगला प्रश्न है, यथार्थवादी सिद्धांत के समर्थक कौन नहीं है? तो वुडरो विल्सन। दोस्तों, वुडरो विल्सन आदर्शवादी विचारक हैं। शक्ति संतुलन का साधन क्या है? तो शस्त्रीकरण और निशस्त्रीकरण, हस्तक्षेप और संधि, ये सभी शक्ति संतुलन के साधन हैं। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध का काल क्या है? तो ये द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच हुआ था। एक देखिए सिद्धांत है, एक सबके लिए और सब एक के लिए, यानी वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन, ये कथन किसका है? तो ये मार्गेनथाउ का कथन है, जो कि सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत से संबंधित है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अंतिम उद्देश्य चाहे कुछ भी हो, इसका तात्कालिक उद्देश्य शक्ति प्राप्त करना होता है, ये मार्गेनथाउ का कथन है। एसएस लोटस विवाद में टक्कर वाले जलयान किन देशों के थे? तो ये फ्रांस और तुर्की के थे। अंतर्राष्ट्रीय संबंध अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की अपेक्षा एक विस्तृत शब्द है, ये कथन किसका है? तो सही उत्तर पामर और पार्किंस का। अंतर्राष्ट्रीय संबंध अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की अपेक्षा एक विस्तृत शब्द है, ये पामर पार्किंस का कथन है। शक्ति संतुलन का सिद्धांत लागू होता है तो सभी राष्ट्रों पर। अगला है कि विंस्टन चर्चिल ने प्रसिद्ध आयरन कर्टेन भाषण कहाँ पर दिया था? तो ये फुलटन नामक स्थान पर, और इसी कारण इसे फुलटन भाषण भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या है? तो गरीबी दूर करना, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और सभी देशों की आत्मनिर्भरता, ये न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक आर्डर का उद्देश्य है। अंतर्राष्ट्रीय कानून न्यायशास्त्र का लोप बिंदु है, ये कथन किसका है? तो ये हॉलैंड का कथन है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के लिए निर्णय निर्माण सिद्धांत को किसने लागू किया था? तो रिचर्ड स्नाइडर ने। अगला प्रश्न है, एजेंडा 21 किससे संबंधित है? तो ये पर्यावरण से। प्रकृति का वस्तुपरक कानून ये एक यथार्थवाद का सिद्धांत है, इसको किसने अभिव्यक्त किया था? तो ये मार्गेनथाउ द्वारा अभिव्यक्त किया गया था। 1950 के दशक में विकास प्रशासन उभरा था, क्यों? क्योंकि उपनिवेशवादी तीसरी दुनिया में तेजी से विकास लाने के उद्देश्य से। अगला प्रश्न है, वह पद्धति जिसके माध्यम से विकासशील देश उत्तर उपनिवेशवादी राज्य पर अपना प्रभाव स्थापित करते हैं? तो ये आर्थिक सहायता के माध्यम से। यथार्थवादी सिद्धांत का प्रमुख समर्थक किसे माना जाता है? हैंस जे मार्गेनथाउ को। अगला प्रश्न है, एक राज्य के राष्ट्रीय शक्ति के तत्व कौन से हैं? तो प्राकृतिक साधन, तकनीकी, आबादी, जनसंख्या, इसके अलावा जो प्राकृतिक सीमाएं हैं, बड़ा आकार, ये सभी राष्ट्रीय शक्ति के तत्व हैं। शक्ति संतुलन की पद्धति क्या नहीं है? तो विश्व जनमत दोस्तों, ये शक्ति संतुलन की पद्धति नहीं है। अगला प्रश्न है, सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा सबसे पहले कब प्रकट हुई थी? तो राष्ट्र संघ के प्रसंविदा में।
अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों के शांतिपूर्ण निपटारे की पद्धति क्या है? तो वार्ता, विभाजन और समाधान, ये अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों के शांतिपूर्ण निपटारे की पद्धति है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मार्क्सवादी उपागम का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी संप्रदाय की स्थापना करना, ये मार्क्सवादी उपागम का अंतिम लक्ष्य है। अगला प्रश्न है कि शक्ति का आशय यही है कि व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के दिमाग और कार्यों पर नियंत्रण रखे। शक्ति से इस खेल का आधार है हित। ये कथन किसका है? तो ये मार्गेंथाउ का कथन है। अगला प्रश्न है, व्यवस्था सिद्धांत की संभावित विधि प्रयुक्त करता है जिससे राजनीति विज्ञान का विकास संभव है। ये कथन किसका है? तो ये मर्टन कैपलान का कथन है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर का वह अनुच्छेद जिसमें ये वर्णित है कि यह संघ संप्रभु राज्यों की समानता के सिद्धांत के अधीन है। तो ये आर्टिकल 2(1) है। अगला प्रश्न है, वालरस्टीन का विश्व अर्थव्यवस्था से संबंधित कथन क्या है? तो इसके स्थानपरक आयाम है परिधीय, अर्धपरिधीय और मूल राज्य। ये वालरस्टीन के विश्व व्यवस्था से संबंधित हैं। अगला प्रश्न सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। विनिश्चय निर्माण की धारा और विचारक, तो व्यक्तित्व कारक अध्ययन अलेक्जेंडर और जूलियट जॉर्ज ने, परिवेश अध्ययन हेराल्ड और मार्गरेट स्प्राउट ने, कर्ता अध्ययन बर्नार्ड कोहेन ने और प्रक्रिया अध्ययन जॉन बर्टन के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, शीत युद्ध से संबंधित घटनाओं का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले ट्रूमैन सिद्धांत, फिर मार्शल योजना, बर्लिन नाकाबंदी और डीएन बियन फू का पतन। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच तनाव शैथिल्य के लिए उत्तरदायी हैं? क्यूबा मिसाइल संकट, सोवियत संघ और चीन के मध्य प्रतिद्वंदिता और वियतनाम में अमेरिकी हस्तक्षेप। अगला प्रश्न है, युगोस्लाविया के विघटन से जो राज्य बने उनका सही समूह क्या है? तो देखिए, बोस्निया हर्जेगोविना, सर्बिया, क्रोएशिया, मैसिडोनिया और स्लोवेनिया, ये युगोस्लाविया के विघटन से बने राज्य हैं। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन है नेता का नाम? सुकार्णो इंडोनेशिया के, हो ची मिन्ह वियतनाम, चाउ एन लाई चीन, गमाल नासिर मिस्र और एन क्रोमा ये घाना के राष्ट्रपति रहे हैं। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन करना है विश्लेषक और विचार। चार्ल्स क्रोथ हेमर ने द यूनिपोलर मोमेंट का विचार दिया है। हंटिंगटन ने सभ्यताओं के टकराव या क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का। फ्रांसिस फुकुयामा एंड ऑफ हिस्ट्री और पॉल कैनेडी ने द राइज एंड फॉल ऑफ द ग्रेट पावर्स का सिद्धांत दिया है। अगला प्रश्न है, मार्टन कैपलान के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था के प्रतिमान कितने होते हैं? तो मार्टन कैपलान ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के 6 प्रतिमान माने हैं। अगला प्रश्न है, जब तक मार्गेंथाउ के सिद्धांत का प्रभाव बना रहेगा तब तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के वैज्ञानिक अध्ययन में कोई प्रगति संभव नहीं। ये किसका कथन है? तो ये बेनो वासरमैन का कथन है। अगला प्रश्न है, शक्ति का प्रयोग करने वाले तथा जिसके विरुद्ध शक्ति प्रयुक्त होती है इन दो तरह के राष्ट्रों के बीच का मनोवैज्ञानिक संबंध ही राजनीतिक शक्ति है। ये कथन किसका है? तो ये मार्गेंथाउ का कथन है। देतांत शब्द डेटेंट या दीता या डेटांट जिसका अर्थ तनाव शैथिल्य होता है, ये किस भाषा से लिया गया है? तो देतांत फ्रेंच भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में व्यवस्था सिद्धांत का सबसे पहले प्रतिपादन किसने किया? तो मार्टन कैपलान ने। निर्णय निर्माण प्रक्रिया सिद्धांत का समर्थक कौन नहीं है? तो मार्गेंथाउ। रिचर्ड स्नाइडर जो है निर्णय निर्माण प्रक्रिया से संबंधित हैं। मार्गेंथाउ यथार्थवादी विचारक हैं। अगला प्रश्न है, स्टीवन रोजन और वाल्टर जोन्स के अनुसार राष्ट्रीय शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो नेतृत्व यानी लीडरशिप। अगला प्रश्न है, खेल सिद्धांत का समर्थक कौन नहीं है? तो जॉन एच हर्ट्ज ये गेम थियरी के समर्थक नहीं हैं। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार और राष्ट्रीय संस्थाओं के एक अध्ययन के रूप में राजनीति विज्ञान की अवधारणा है कौन सा? तो एक परंपरागत दृष्टिकोण है। राष्ट्रीय हित विदेश नीति का क्या होता है? तो निर्धारक तत्व होता है। कैच ऑल पार्टी, कैच ऑल पार्टी में कहाँ पर उत्तर द्वितीय विश्व युद्ध की दलीय व्यवस्था वर्णन करती है? तो सही उत्तर पश्चिमी यूरोप। कैच ऑल पार्टी पश्चिमी यूरोप में उत्तर द्वितीय विश्व युद्ध की दलीय व्यवस्था का वर्णन करती है। अगला प्रश्न है, पूंजीवादी वैश्विक अर्थव्यवस्था उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं
विक्रेताओं तथा क्रेताओं की वस्तु श्रृंखला से बनी है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था के केंद्र में देशों को जोड़ती है। ये आधार है किसका? तो ये विश्व व्यवस्था सिद्धांत का आधार है। अगला प्रश्न है, यथार्थवाद की ब्रिटानी विचारधारा या ब्रिटिश स्कूल ऑफ रियलिज्म से कौन संबंधित है? तो ये हेडले बुल हैं। वह घटना जिसको शीत युद्ध की समाप्ति का संकेत माना जाता है, तो ये वर्ष 1989 में बर्लिन की दीवार का गिराया जाना ये शीत युद्ध की समाप्ति का संकेत माना जाता है। अगला प्रश्न है, वह व्यवस्था जिसकी मार्टिन कैपलान ने कल्पना नहीं की थी। मार्टिन कैपलान ने नहीं की थी जिसकी कल्पना, तो एक ध्रुवीय प्रणाली की कल्पना उन्होंने नहीं की थी। शक्ति संतुलन की तकनीकें कौन सी हैं? हथियारों को जमा करना, राज्य क्षेत्र का अभिग्रहण और बफर राज्यों का निर्माण, ये सभी शक्ति संतुलन की तकनीकें हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने मार्च 2003 में इराक पर आक्रमण करने का आधार क्या नहीं बताया था? तो इराक ने कुवैत से पूर्णतः अपने सैनिकों को वापस नहीं बुलाया था। अगला प्रश्न है, जलवायु उपशमन कार्यसूची के संबंध में साझा परंतु विभेदकारी उत्तरदायित्व का सिद्धांत उभर कर आया था किसके द्वारा? तो क्योटो प्रोटोकॉल के द्वारा। अगला प्रश्न है, बुश डॉक्ट्रिन के अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका ने राज्य क्षेत्र के भीतर कार्यकलापों के लिए राज्यों को जिम्मेदार ठहराया और इस प्रकार अधिकार प्राप्त किया था, तो खल और विफल राज्यों के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई करने का। अगला प्रश्न है, वह राजनीतिज्ञ जिसने यूएसएसआर को दुष्ट साम्राज्य की संज्ञा दी थी? तो ये था रोनाल्ड रीगन। अगला प्रश्न है, वह समुच्चय जिसका उपयोग खेल सिद्धांत या गेम थियरी में निर्णय करने वालों के बीच रणनीतिक संवाद का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है? तो तर्क और युक्तिमूलकता। न्याय युद्ध का एक मापदंड नहीं है, तो अघोषित होना न्याय युद्ध का एक मापदंड नहीं है। अगला प्रश्न है, वह राष्ट्रपति जिसके कार्यकाल को आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई के दौर के रूप में जाना जाता है? तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर के कार्यकाल को। एक ध्रुवीय स्थिति जिसका उल्लेख जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर ने शक्ति संतुलन के रूप में किया है, जो हिमायती है किसका? तो ये स्वतंत्रता का। और उत्तरजीविता राज्य की भौतिक क्षमता तथा अन्य राज्यों से इसकी संधियों पर निर्भर करती है, ये विचार किसने दिया? तो ये केनेथ वाल्डज का कथन है। अगला प्रश्न है, 9 यथार्थवाद और 9 उदारवाद हैं क्या? तो ये तर्क बुद्धिवादी उपागम है। उपयोग राज्यकर्ताओं द्वारा किया जा सकता है, तो दोस्तों नम्र शक्ति, और कि गैर राज्यकर्ताओं द्वारा उपयोग किया जा सकता है, तो नम्र या नर्म शक्ति का। आदर्शवाद का एक रूप है, तो आप जान लीजिए आदर्शवाद का एक रूप नम्र शक्ति है। और ब्रिक्स यानी BRICS ब्रिक्स राष्ट्रों द्वारा स्थापित बहुपक्षीय विकास बैंक कौन सा है? तो ये न्यू डेवलपमेंट बैंक है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी विचार से संबंधित नहीं है। अल्फ्रेड जिमर्न दोस्तों ये यथार्थवादी विचार से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, हमें विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के साथ बुद्धिमत्ता से पेश आना चाहिए। हमें भारत को सहयोग देने के लिए कड़ा परिश्रम सतत रूप से करने की आवश्यकता है। हालांकि हम पाकिस्तान में अपने मित्रों की उपेक्षा भी नहीं करनी है। ये कथन किसका है? तो ये कॉलिन पॉवेल का कथन है। अगला प्रश्न, सुमेलन करना है इस्लामिक क्रांति, तो ईरान में चलाया गया आधुनिकीकरण विरोधी आंदोलन। रूसी क्रांति, इसका नेतृत्व बोल्शेविक पार्टी द्वारा किया गया था। गौरवपूर्ण क्रांति, इंग्लैंड में संवैधानिक सरकार की स्थापना। और अति नैतिक क्रांति परिसीमित, तो ये चार्ल्स द्वितीय की यादृच्छिक शक्ति को जो है सीमित करने के लिए 1649 की क्रांति थी। अगला प्रश्न है, वह विद्वान जिसके द्वारा पाकिस्तान में राजनीतिक विकास का अध्ययन किया गया? तो ये एल बिंडर हैं। और देखिए, राजनीति विज्ञान के दायरे को राजनीतिक समाजशास्त्र, राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक संस्थाओं के समावेश के रूप में किसने परिभाषित किया? तो मार्गेंथाउ ने। वर्तमान दशकों में चीन की विदेश नीति का केंद्रीय मार्गदर्शक सिद्धांत क्या रहा है? तो ये कम्युनिस्ट दर्शन है। विदेश नीति में लंबी और अल्पकालिक प्रयासों की प्रकृति का निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो आप जान लीजिए राष्ट्रीय हित के द्वारा। अगला प्रश्न है, मिलान करना है, नियो जस्ट वार डॉक्ट्रिन जॉर्ज बुश का है, ऑफ पॉक पॉलिसी बराक ओबामा की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वान की मून, और एटम फॉर पीस पॉलिसी ड्वाइट डेविड आइजनहावर के समय प्रस्तुत किया गया था।
वह देश जो अव्यक्त परमाणु क्षमता का उदाहरण है तो जापान है। और भारत अमेरिका का असैनिक परमाणु करार का अन्य नाम क्या है? तो 123 एग्रीमेंट। आधुनिक राज्य व्यवस्था के विकास में घटनाओं का कालानुक्रमिक अनुक्रम क्या है? तो सबसे पहले ट्रिटी ऑफ वेस्टफालिया, फिर ट्रिटी ऑफ यूट्रेक्ट, फिर वियना कांग्रेस और पेरिस पीस ट्रिटी। अगला प्रश्न है, शक्ति संतुलन की स्थापना के लिए साधन नहीं है क्या? तो उदारीकरण की नीति शक्ति संतुलन की स्थापना के लिए साधन नहीं है। यथार्थवाद का विचार परिभ्रमण करता है शक्ति और किसके साथ? तो शक्ति और राष्ट्रीय हित के साथ यथार्थवाद का विचार जुड़ा हुआ है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उदारवादी परिप्रेक्ष्य के विकास में महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन थे? तो वुडरो विल्सन। मार्टिन वेट ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की 3 दार्शनिक परंपराओं पर बल दिया है। वो कौन से हैं? तो ये हैं यथार्थवाद, बुद्धिवाद और क्रांतिवाद। राष्ट्रीय शक्ति के तत्व कौन से हैं? तो नेतृत्व, राष्ट्रीय चरित्र और राष्ट्रीय संसाधन, ये राष्ट्रीय शक्ति के तत्व हैं। आर्थिक कूटनीति को किस रूप में जाना जाता है? तो याद रखिएगा, आर्थिक कूटनीति को डेवलपमेंट डिप्लोमेसी या विकास कूटनीति के रूप में जाना जाता है। विदेश नीति बनाने के मार्गदर्शक के रूप में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आदर्शवाद अनिवार्यता एक प्रकार है किसका? तो उदार अंतर्राष्ट्रवाद का। अगला प्रश्न है, आप देख सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राष्ट्रों के बीच सत्ता के लिए संघर्ष है, ये कथन किसका है? तो जब आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पढ़ते हैं तो शुरू में ही जब आता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख अप्रोचेज, तो उसमें ये कथन आता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राष्ट्रों के बीच सत्ता के लिए संघर्ष है, ये मार्गेंथाउ का कथन है। और शांति के रूप में परिभाषित राष्ट्रीय हित अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मुख्य तत्व है, ये कथन भी मार्गेंथाउ का है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो राजनीति विज्ञान अथवा नागरिक शास्त्र के एग्जाम बूस्टर श्रृंखला में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और विदेश नीति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।